जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जिन बिल का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ये बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर इम्पैक्ट इनका बहुत ज़्यादा होने वाला है हमारे सोसाइटी पे, हमारे ऊपर, आपके ऊपर। हम चाहे इससे एग्री करें, डिसएग्री करें, इंडोर्स करें, ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हमारा इसके ऊपर ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा ओपिनियन होता है, समाज का ओपिनियन होता है, तो सरकारें भी उसी तरीके से ओपिनियन बनाती हैं, उसी तरीके से लॉज बनाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, इसमें से कुछ एक्ट बन चुके हैं, मतलब पास कर लिए गए हैं, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका है, कुछ का कुछ पोर्शन अभी बाकी है। इसके बारे में आप लोगों ने पहले सुना भी होगा। सबसे पहला बिल है, अभी विंटर 2023 का जो सेशन है उसमें इसको टेबल किया गया राज्यसभा में और इसको पास भी कर लिया गया है। इसका टाइटल देख के ही पता चल रहा है कि जो हमारी बॉडी इलेक्शन कमीशन है उसमें जो चीफ कमिश्नर होते हैं या जो कमिश्नर होते हैं या फिर स्टेट के जो चीफ कमिश्नर या कमिश्नर होते हैं उनके अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन, सैलरी, इन सब की बात करता है। इससे पहले की व्यवस्था क्या थी वो जान लीजिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। वैसे आप जानते होगे, पढ़े होगे, तो बहुत ऐसा कुछ लॉजिक इसमें है नहीं। इससे पहले कुछ खास व्यवस्था थी नहीं, एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करता था। बीच में जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इससे रिलेटेड स्पेसिफिक लॉ नहीं बन जाता है तब तक एक 3 मेंबर कमेटी होगी जो अपॉइंटमेंट को देखेगी। हालांकि उनको मौका नहीं मिला, बट उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई और अपोजिशन के लीडर लोकसभा के। ये 3 मेंबर कमेटी थी। जनरली जब इस टाइप की कमेटी दिखती है जहां पे 3 ऐसे लोग हैं जो 3 पोर्शन के हैं, तो माना जाता है कि ये कमेटी बैलेंस्ड होगी, पार्शियलिटी होने के चांस बहुत कम होंगे। अब सरकार उसके लिए बिल लेके आई है और सरकार ने कहा है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि हमको एक्ट बनाना है तो हम बना रहे हैं। बेसिकली इन्होंने 2 कमेटी बनाया, एक सर्च कमेटी, एक सिलेक्शन कमेटी। सर्च कमेटी को हेड करेंगे जो आपके लॉ मिनिस्टर होंगे और उसमें सेक्रेटरी होंगे मेंबर, ठीक है। वो सर्च करके कुछ लोगों का नाम देंगे, किसको? सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी फिक्स करेगी कि ये आदमी बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर होगा। अब मतलब ठीक है, यहां पे तो कोई पार्शियलिटी का ऐसा कुछ नजर आता नहीं है, जनरली ऐसा हर जगह होता है। और इसमें और भी क्या कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं। सर्च कमेटी में अपोजिशन के लोगों का या फिर पार्लियामेंट से कुछ लोगों को शामिल कर सकते हैं। नहीं भी किया तो ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन तो सिलेक्शन कमेटी करने वाली है। अगर वो नाम ठीक नहीं होंगे तो यहां से रिजेक्शन दिया जा सकता है कि भाई आप दूसरे सर्च करके भेजो, तो कोई बात नहीं। पर प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है सिलेक्शन कमेटी में। अब सिलेक्शन कमेटी को देखिए, सिलेक्शन कमेटी में एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरा एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। इन दोनों लोगों को मैंने पास रखा है क्योंकि एक ही पार्टी से बिलोंग कर रहे होंगे, और अगर कोलिशन की गवर्नमेंट चल रही होगी तो फिर हो सकता है अलग पार्टी के हो, पर मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसे लोग होंगे जिनकी आइडियोलॉजी सेम होगी, सेम गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे। तो इस बात की पूरी या 100% या उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों लोगों का ओपिनियन एक ही होगा। और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि मेजर ओपिनियन प्राइम मिनिस्टर का होगा। प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर उसको मान लेंगे, अदरवाइज तो इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये भी तो डर है नौकरी जाने की। तीसरा जो मेंबर होगा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, लोकसभा। इनको बाहर इसलिए रखा गया है कि भाई इनका चाहे उस पे एग्रीमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, इससे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 3 मेंबर कमेटी है, 2 मेंबर राजी हो गए सिलेक्शन को लेके, तो फिर कमिश्नर बनी जाएंगे। तो इससे कंक्लूजन बहुत साफ नजर आता है, बहुत साफ नजर आता है कि सरकार जिसको चाहेगी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर बना सकती है। अब क्वेश्चन उठता है इंडिपेंडेंसी पे कि क्या सरकार अगर अपॉइंट करेगी तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इवन तो सरकार के पास पावर है बीच में टर्म चेंज कर देंगे, क्योंकि टर्म्स कंडीशंस कितने ईयर का होगा, पहले फिक्स था पीरियड कि 5 साल के लिए सर्व करेंगे, अब सरकार ने उसको हटा दिया है, बोला है कि उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा। तो पूरा पावर सरकार के हाथ में कि कब तक रखना है, कब निकालना है, सब कुछ सरकार के हाथ में रहेगा। तो क्वेश्चन मार्क बिल्कुल उठता है कि भाई ये क्या इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, या जो पार्टी पावर में होगी, जिन्होंने इनको अपॉइंट किया, क्या उसके अगेंस्ट में कुछ ये कर सकते हैं? तो बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे यहां पुलिस को एज एग्जांपल आप ले सकते हो। पुलिस की अपॉइंटमेंट सरकारें करती हैं, क्या पुलिस वाले कभी सरकार के अगेंस्ट में खड़ा हो पाते हैं? मैक्सिमम चांसेस होता है कि नहीं हो पाते, 99% चांस होता है कि नहीं हो पाते। हाँ, 1-2% पुलिस वाले बिल्कुल ऐसे होते हैं जिनको डर नहीं होता है, आप सस्पेंड कर दो, नौकरी खा जाओ, फिर भी हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो आइडियोलॉजी है सर्व करने की, उसके साथ हम खड़े होंगे, हम करप्ट नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल वो खड़े होते हैं, पर वो उनकी इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी होती है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके पास इंडिपेंडेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अगर सरकार प्रेशर बनाएगी तो ये बिल्कुल प्रेशर में आएंगे, क्योंकि सरकार को ही तय करना है कि आप कमिश्नर रहोगे, जाओगे।
और जब सेलेक्ट होके आएंगे तब भी सरकार ने ही इनको सेलेक्ट किया होगा। अगर ऐसे नहीं रहेंगे, अगर सरकार का मनसा बायस्ड होना ही है, तो ऐसे लोगों को वो सेलेक्ट करके लाएंगे नहीं, सर्च कमेटी भी नहीं भेजेगी और सिलेक्शन कमेटी भी सेलेक्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल प्रेसिडेंट का भी ले सकते हो। प्रेसिडेंट के पास हम कहते हैं कि नॉमिनल पावर होता है, पर प्रेसिडेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे आजकल हमारे बहुत सारे स्टेट में राज्यपाल महोदय कर रहे हैं, उनके पास भी नॉमिनल पावर होती है, पर वो बिल पे बैठ जाते हैं, साइन ही नहीं करते, अपना असेंट ही नहीं देते। ठीक बात। प्रेसिडेंट को जैसे देखो, जो रूलिंग पार्टी होती है जनरली उन्हीं के वोट से वो जीतते हैं। तो प्रेसिडेंट आप कभी भी देख लो, पूरी हिस्ट्री देख लो, इवन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, आप देखते क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। उनको अब तक क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने अपने पावर का कुछ भी यूज नहीं किया, जैसे इंदिरा गांधी ने बोला वैसे कर दिया। तो सिमिलर यही है भाई, पुलिस का एग्जांपल मैंने दिया, वो भी यही है कि पुलिस अगेंस्ट में नहीं जाती, ये भी अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। अब हो सकता है कोई इंडिविजुअल आ जाए ऐसा एकदम जिद्दी टाइप का कि भाई भले तुम मुझे अपॉइंट किए हो पर मैं तो वही करूंगा जो सही है, तो पॉसिबिलिटी है कि 1-8% ऐसे लोग हो सकते हैं, पर इस बात के चांसेस कमी है। तो क्या हो जाएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी पूरी बनती है कि हमारा जो इलेक्शन का तंत्र है, इलेक्शन कमीशन है, वो कंप्रोमाइज हो जाए। इस बात की पॉसिबिलिटी है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। सेकंड है आपका नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल 2022। हालांकि इसकी न्यू 2014 में पड़ गई थी, इसको पास भी करवा लिया गया। उसमें एक व्यवस्था किया गया कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, उनका ट्रांसफर होगा, उसके लिए एक सेपरेट जुडिशियल बॉडी बनाई जाएगी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, यह बनाया जाएगा। पर यह मैटर फिर कोर्ट में चला गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया रहने दीजिए, आप अपना काम करिए, हमारा काम ठीक से चल रहा है, हमारे यहाँ पे कोलिजियम है, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, वही ठीक है। तब से ये चीज अटका पड़ा था। 2022 में अगेन इसको प्राइवेट मेंबर बिल करके टेबल किया गया। मतलब सरकार अटेम्प्ट कर रही है कि हमको ये चीजें लेके आनी है। अब देखते हैं कि सरकार बेसिकली यहाँ पे करना क्या चाह रही है। इससे पहले मैंने जो कोलिजियम का सिस्टम बताया, उसमें क्या होता है, 5 मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन उसके सीजीआई होते हैं, 4 सीनियर जजेज होते हैं, वही डिसाइड करते हैं भाई कि कौन जज बनेगा, किसका ट्रांसफर कहां पे होगा, सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। और स्टेट लेवल का जो कोलिजियम होता है उसमें 2 सीनियर जजेज होते हैं, और स्टेट के जो स्टेट हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस जो होते हैं उसके चेयरपर्सन होते हैं। अभी सरकार इसमें क्या व्यवस्था कर रही है, हालांकि जो कमेटी का फॉर्मेशन है वहां से हम ये नहीं कह सकते कि पार्शियलिटी हो सकती है, पर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके क्या होंगे, चेयरमैन होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2 सीनियर मोस्ट जो जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके मेंबर होंगे। कितने मेंबर हो गए यहाँ पे, ये चीफ जस्टिस और ये मिला के 3 लोग होंगे यहाँ पे जुडिशरी से। चौथा जो मेंबर होगा वो लॉ मिनिस्टर साहब होंगे, यहाँ पे आ गए आपके लॉ मिनिस्टर साहब, ये हो गए आपके चौथा मेंबर। और 2 मेंबर इंडिपेंडेंट नॉमिनेट किए जाएंगे। 2 एमिनेंट पर्सन्स होंगे सिविल सोसाइटी से, जिनको नॉमिनेट करके इस कमेटी में रखा जाएगा। अब प्रॉब्लम यहां पे उठता है कि ये जो 2 लोग होंगे, इनको नॉमिनेट कौन करेगा। तो नॉमिनेट करने के लिए एक जो कमेटी है वो भी बहुत इंडिपेंडेंट लगती है, क्योंकि उसके मेंबर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सीजीआई हैं, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा हैं। तो वहां पे भी चांसेस कमी है कि सरकार के लोगों को नॉमिनेट किया जाए। तो हो सकता है वो लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। अब क्वेश्चन यहां से उठता है कि भाई ठीक है, ये कमेटी तो बढ़िया लग रही है, कोलिजियम से तो ठीक लग रही है। अब कई बार कोलिजियम पे ब्लेम लगता है कि कोलिजियम मतलब भाई भतीजावाद की, जो पुराने चीफ जस्टिस हैं, जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर जजेज हैं, उन्हीं के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ब्लेम लगता है कई बार। ठीक है, और ये केवल बाहर के लोग नहीं, कोर्ट के लोग भी कहते हैं ऐसा। तो मे भी ऐसा हो भी रहा हो, नहीं हो रहा हो, जो भी है। तो इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये देखा गया कि इसमें एक व्यवस्था किया गया है वीटो का, कि जो रिकमेंडेशन यहां से जाएगा सिलेक्शन के लिए, हालांकि ये कमेटी रिकमेंड कर देगी, फिर वो प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए चला जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर कोई 2 मेंबर वीटो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप कहोगे कि ठीक है, इसमें तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये दोनों तो भाई जुडिशरी से हैं और ये इनको पहचानते नहीं है, तो फिर वीटो का कहां से इशू आ गया। हाँ, यही प्रॉब्लम है, ये सरकारें खरीद लेती हैं लोगों को। जो लोग अपॉइंट किए गए हैं, सरकारें पैसे देके, डरा के, धमका के कई बार इस टाइप की चीजें करती हैं कि भाई चलिए हमारे साथ आ जाइए। जजेज का ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि जनरली उनके पास इस क्षमता भी नहीं होती है और ना ही वो कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ना ही सीबीआई है, ना ही इनकम टैक्स है, ना ही ईडी है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी कमी होती है। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लमेटिक चीज है इसमें वो ये है कि इससे पहले ये कहा गया कि भाई जो रिकमेंडेशन होगा वो सीनियरिटी बेस्ड ही होगा। तो कोलिजियम का भी बहुत ज्यादा रोल रहता नहीं है। जो सीनियर मोस्ट जज होता है वही सीजीआई बनता है, कोलिजियम क्या ही कर लेगा।
सर पास कई बार कराया गया है, ये बिल्कुल ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने भी कराया था और कई जगह पे यहाँ पे जो ट्रांसफर हुए हाई कोर्ट्स में उस पर भी कंट्रोवर्सी है। इस गवर्नमेंट में भी, कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी, दोनों जगह पे जो सीनियर जज हैं उनको अवॉइड करते हुए जो उनसे जूनियर हैं उनको जज या चीफ जज बना दिया गया। पर प्रॉब्लम यह है कि यहां पे कहा गया है कि भाई वो भूल जाइए, सीनियरिटी जूनियरिटी भूल जाइए, अब एलिजिबिलिटी के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे जज बनाए जाएंगे। तो यहां पे इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि सरकार डिसएग्री करेगी अगर कोई ऐसा आदमी जज बन रहा होगा जो सरकार के पक्ष में नहीं होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिसेंटली आप देखो कोलिजियम ने कई रिकमेंडेशन दिए जज बनाने के, सरकार ने पहले तो उन रिकमेंडेशन को पास रखा गया, वापस किया गया, फिर से सुप्रीम कोर्ट ने भेजे, फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई आप इन्फिनिटी टाइम तक अप्रूवल को रोक के नहीं रख सकते हो। फिर सरकार ने बताया कि भाई इन जजेज को हम अप्रूवल देते हैं, इनको हम नहीं देते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि अगर सरकार को पसंद नहीं आएंगे वो आदमी तो सरकार क्या करेगी? रिजेक्ट। ध्यान रखिए यहां पे मैं सरकार कह रहा हूं, बीजेपी नहीं कह रहा हूं। तो सरकार में कांग्रेस होगी तो भी वही करेगी, सरकार में बीजेपी होगी तो भी वही करेगी, दूसरी पार्टी होगी तो भी वही करेगी। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि पावर कॉन्सेंट्रेटेड हो, और वो तब इच्छा शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है जब वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड पावर उसके हाथ में आता है। तो डिक्टेटरशिप का भाव आदमी के मन में आ ही जाता है, वो चाहता है कि पूरा पावर हमारे पास। तो ये बेसिकली दो क्रिटिसिज्म है, बाकी जो इसका कंपोजिशन है उसमें खास कुछ इश्यूज है नहीं। पर ये जो दो चीजें, एक वीटो करने का और एक आपका सीनियरिटी को सरप्लस करने का। अब आदमी, आप कहोगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, अगर मेरिट पे आदमी बन रहा है तो क्या दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत बस इतना है कि पहली बात तो अगर उसके पास मेरिट नहीं है तो वो जज कैसे बना, दूसरा इतने आगे तक गया कैसे, इतना सीनियर कैसे बन गया, इसका मतलब मेरिट है। अब यहाँ पे मेरिट बहुत बड़ा इशू रहता नहीं है, यहाँ पे वही रहता है कि सरकार से लिंक किसका है, तो उसको अल्टीमेटली बना दिया जाएगा अगर सरकार के हाथ में रहेगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये जो है ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है और इसके भुक्तभोगी आप होगे अगर आप आरटीआई लगाते होगे तो। पहले जिस तरीके से फ्रीक्वेंटली आरटीआई का जवाब आता था अब नहीं आता है, कई सारे जगह पे गोपनीयता का हवाला देके, पर्सनल चीजों का हवाला देके नहीं दिया जाता है। 2019 में जब ये बिल आया था तो 2 लाख आरटीआई एप्लीकेशन पेंडिंग थे, अब उनकी संख्या बढ़ के 4 लाख, पौने 4 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। मतलब दुनिया भर के जो कमिश्नर हैं उनकी कमी है, अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। सेम चीज आपके जो जुडिशियल कमीशन उसमें भी है, जजेस की कमी है, केसेस पेंडिंग है। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में कहा गया कि अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से बहुत सारी केसेस पेंडिंग है, क्योंकि अपॉइंटमेंट हो नहीं पा रही है, क्योंकि चीजें फिक्स नहीं हो पा रही हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट करना है। तो सरकार और कोर्ट के बीच खींचतान चल रही है। यहां पे खींचतान कुछ नहीं है, यहां पे अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है, सीटें वैकेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी ऑर्डर दिया है कि बहुत सारे जो केसेस, मतलब आरटीआई इंफॉर्मेशन जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो पेंडिंग चल रही है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार ने कहा भाई पोस्ट वैकेंट है। सरकार फिर स्टेट से मांगा गया है, अब स्टेट से मांगा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगा है कि आप बताइए भाई कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट है आपके स्टेट में, उसको फिल किया जाएगा। ठीक बात। और आप फेस भी कर रहे होगे कि भाई बहुत टाइम से ना, मतलब आरटीआई का कुछ खास मतलब अब नहीं बचा है। कभी कह दिया जाता है कि ये आरटीआई से बाहर है, कभी कह दिया जाता है कि ये आरटीआई से बाहर है, कभी कुछ जवाब ही नहीं आता है, पड़ा रहता है। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे पहले जो था ना, ये जैसे इलेक्शन कमिश्नर होता था उन्हीं का प्रोटोकॉल इनको भी दिया जाता था, वही सैलरी, वही टर्म, बाकी सारी चीजें वही। अब चूंकि इलेक्शन कमिश्नर तो खुद ही खतरे में है बेचारा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा गया कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है कैसे किया जाएगा। प्रेसिडेंट करेंगे अपॉइंटमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में मैंने पहले बताया, कुछ खास पावर होती नहीं, एक नॉमिनल पावर है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, जो कैबिनेट कह देती है, प्रेसिडेंट के पास हिम्मत नहीं है मना कर दें, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होंगे। अब खुद भी सोच के देखो, सेम वही वाला पंगा आ गया कि यहां पे 2 लोग हैं सरकार के, एक अपोजिशन का लीडर है, ये बेचारा कुछ कहे या ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो लोग जिसको अपॉइंट करेंगे वही अपॉइंट होंगे आरटीआई में। तो मतलब जब किसी को सरकार अपॉइंट करती है, जैसे स्टेट में अगर कोई पोस्ट ऐसी है जो सरकार अपॉइंट करती है, वो आदमी सरकार के खिलाफ काम नहीं कर सकता है। तो वो आदमी हमेशा ताक में रहता है, किसकी सरकार आई है उससे जाके मिलना है, किसी बटरिंग करनी है, कौन जीतने वाला है, ये आदमी इस पक्ष में रहता है, क्योंकि उसको भी तो ज्यादा दिन तक नौकरी करनी है, प्रमोशन लेना है, इंक्रीमेंट करना है।
जो सुविधाएं हैं उसका मजा लेना है, तो यहाँ पे भी वही काम हो जाएगा। तो मतलब ये सारे संस्थान, अगर ये सारे बिल आ जाते हैं, जुडिशरी वाला भी आ जाता है, तो जुडिशरी को पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी वहां पे मतलब इस बात का स्कोप है कि इंडिपेंडेंसी मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि जो कंपोजिशन है वो बैलेंस्ड है अभी तक। बट चांसेस इस बात के जरूर रहेंगे कि वो सरकार की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा अभी भी कई बार। और बाकी जो दो है, इलेक्शन कमिश्नर और ये आरटीआई, इन लोगों का तो कल्याण हो गया। आरटीआई का तो ऑलरेडी हो चुका है, इलेक्शन कमीशन का भी कल्याण हो ही जाएगा उस बिल को पास होने के बाद, एक्ट बनने के बाद। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर मेंशन कर दूंगा। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? बाकी दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।